नमस्कार मित्रों, आप सभी ज्योतिष प्रेमी का मेरे सुगम ज्योतिष के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने ज्योतिष प्रेमियों के लिए ताराबल के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। ताराबल विशेषतः कि ताराबल है क्या और इसका हम कुंडली से कैसे देखें या कैसे देख सकते हैं। तो मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। ताराबल ताराबल क्या है, इसे क्यों और कैसे देखें, इसके बारे में सबसे पहले ताराबल को समझ लें कि ताराबल कहते किसे हैं। तो जन्म के समय हम जिस नक्षत्र में, चंद्रमा के जिस नक्षत्र में आते हैं, वही नक्षत्र हमारा जन्म तारा कहलाता है। यानी चंद्रमा जिस राशि और जिस नक्षत्र में बैठा हो, वही नक्षत्र हमारा जन्म तारा कहलाता है। हम किस लगन में पैदा हुए, लगन का नक्षत्र क्या है, यह लग्नेश किस नक्षत्र में स्थित है, इन सब बातों का ज्ञान हम केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। किंतु व्यक्ति की राशि या जिस राशि में चंद्रमा स्थित है, वह लगन बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि एक तो चंद्रमा का लगन हमें व्यक्ति की मानसिकता के बारे में बताता है, और दूसरा चंद्रमा का नक्षत्र वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा का जो नाता है वह हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है। जिस राशि में हो, जिस ग्रहों के प्रभाव में हो, जिस नक्षत्र के प्रभाव में हो, वह हमारे मानसिकता को बताता है। और चंद्रमा का नक्षत्र ही हमारी जीवन यात्रा का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वह जिस नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र के स्वामी, यानी उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है, वही हमारी जीवन यात्रा शुरू करता है। वही हमारी विषोत्तरी दशा में महादशानाथ होता है, और चंद्रमा के ही नक्षत्र से योगिनी दशा भी आरंभ होती है। तो जन्म का जो चंद्रमा है, उसका नक्षत्र ही जन्म तारा कहलाता है। अब ये ताराबल 9 नाम जिन्हें दिए गए हैं, एक तारा तो आपका हो गया जो जन्म का चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वह है आपका जन्म तारा हो गया। अब जन्म नक्षत्र से 10वें नक्षत्र से अगले 9 नक्षत्रों में बार बार ये 19 नक्षत्रों से अगले 9 नक्षत्रों में क्रम में उन्हीं फलों की पुनरावृत्ति होती है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। फिर भी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब उनके फलानुसार इनके नाम रखे गए हैं। 27 नक्षत्र को 9 तारा समूहों में बांटा जाता है। हर समूह में 3 नक्षत्र शामिल होते हैं, और इन नक्षत्र समूहों को ही तारा बल के नाम से जाना जाता है। तो ये नक्षत्रों के नाम जिन्हें हम तारा कहते हैं, और इन्हें 9 समूहों में जो बांटा गया है, उनके नाम हम जन्म से शुरू करके चंद्रमा का नक्षत्र जिस राशि जिस नक्षत्र में हो, वहां से जन्म तारा, उससे अगला नक्षत्र संपत, फिर विपत, धन प्रत्यारी, शेव, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र कहलाता है। अब जन्म के नक्षत्र के अनुरूप ही यह ताराबल शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे जन्म तारा यानी जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो, वह आपका जन्म तारा जो होता है, शारीरिक सुख या दुख को बताता है। कुछ शुभ और कुछ
अशुभ कार्यों में इस तारा को ग्रहण नहीं करते, इसलिए यह मीडियम तारा कहलाया जाता है और इसे सामान्यतः अशुभ तारा भी नहीं मानते। उसके बाद आता है संपत्ति। संपत्ति अर्थात धन संपत्ति प्रदान करने वाला। फिर आता है विपत्ति, जो विपत्ति, हानि, खतरा या दुर्घटना आदि की ओर इशारा करता है। फिर आता है क्षेम। क्षेम हमें समृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद आता है प्रत्यारी। प्रत्यारी जो है आपके शत्रु, आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं, अड़चने, उनकी ओर इशारा करता है। उसके बाद साधक, यानी कार्य सिद्धि की महत्वाकांक्षा की सफलता, रिसर्च, अनुसंधान आदि, या आप कहीं साधना में लीन होते हैं तो उनमें भी यह नक्षत्र मुहूर्त में काम आता है। फिर आता है वध, जो कि 7वें नंबर पे है, जो मृत्यु को, शारीरिक और मानसिक कष्ट, घोर असफलता, इन सभी कार्यों के लिए वध को अति अशुभ तारा माना गया है। उसके बाद मित्र, हमारे मित्र या सहयोगी, और उसके बाद जो तारा है वह अति मित्र, यानी अत्यंत अनुकूल मित्र या सहयोगी। ये सभी कृत्य हेतु जो कि पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां तारा शुभ माना गया है और तीसरा, 5वां और 7वां तारा अशुभ में माना जाता है। ये तारा ज्यादातर मुहूर्त में इस्तेमाल होते हैं। हमें कोई शुभ कार्य करना हो, विवाह इत्यादि से संबंधित कार्य, या कहीं किसी शुभ यात्रा पर जाना हो, धार्मिक यात्रा पर जाना हो, व्यवसाय या आपको अपने कार्य संबंधी कार्यों के लिए देखना हो, तो हम इन तारा नक्षत्रों को देखकर यदि अशुभ तारा उदय हो रहा हो तो उस कार्य को हम कुछ समय के लिए टाल देते हैं, ताकि किसी शुभ कार्य के लिए, शुभ मुहूर्त के लिए शुभ तारा मिल जाए। और इसी को मुहूर्त का तारा बल भी कहते हैं। एक मत के अनुसार तारा का महत्व चंद्रमा से अधिक है, क्योंकि अन्य ग्रह जो मंगल आदि ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक बली ग्रह सूर्य माना गया है। सूर्य के बाद चंद्रमा अधिक माना गया है, बली है, और चंद्रमा से भी अधिक बल तारा को दिया गया है। तारा, तारा का अर्थ है नक्षत्र, जो हमने अभी 9 समूहों में तारा के रूप में बांटे हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूं कौन सा तारा किस नक्षत्र के अंतर्गत आता है, यानी कौन सा नक्षत्र किस तारे के अंतर्गत आता है, उसको हम कैसे जाने। हमारा जन्म नक्षत्र ही जो है वह हमारा जन्म तारा है। ये मैं आपको अभी बता रही हूं और बता चुकी हूं अभी कुछ समय पहले भी। मैंने बोला कि जन्म समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वही हमारा जन्म तारा कहलाएगा। उसके बाद के नक्षत्र उसी क्रम में निर्धारित होंगे। उदाहरण के लिए किसी का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हमारा जन्म तारा कहलाएगा। सॉरी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमारा जन्म तारा कहलाएगा। यहां मैंने उत्तराषाढ़ा का उदाहरण लिया है तो मैं उत्तराषाढ़ा को ही जन्म तारा के रूप में लूंगी। उत्तराषाढ़ा जन्म तारा होने से हमारा नेक्स्ट आता है संपत। तो उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण नक्षत्र जो होगा वह संपत में आएगा। विपत में धनिष्ठा, शेम में शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद हमारा प्रत्यारी में, उसके बाद साधक जिसमें उत्तरा भाद्रपद,
फिर हमारा आता है रेवती नक्षत्र जो वध तारा में आ जाएगा, फिर अश्विनी भरणी जो मित्र और अति मित्र की श्रेणी में आएंगे। ये हमारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र में हम क्रमानुसार इन नक्षत्रों को लिख लेंगे। उसके बाद का नक्षत्र फिर से हमारा जन्म तारा में आ जाएगा। 9 नक्षत्र हमारे अति मित्र तक आने के बाद फिर से हमारी वही नक्षत्रों की पुनरावृत्ति होगी। इस प्रकार से हमें पता लग जाता है कि जन्म तारा जो है वह कौन से नक्षत्र हैं जो जन्म तारा में आते हैं, कौन से तारा नक्षत्र संपत में, कौन से विपत में, कौन से क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र में। अब हमारे जन्म से तीसरा, पांचवा और सातवां तारा, यानी जन्म से तीसरा विपत हुआ, सातवां प्रत्यारी, पांचवा प्रत्यारी और सातवां तारा वध है। हम देखेंगे कि तीसरा तारा विपत, उसमें जो नक्षत्र आए धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। प्रत्यारी में पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, विशाखा और वध तारा के अंतर्गत रेवती, आश्लेषा और ज्येष्ठा। इसका अर्थ है ये जो नक्षत्र तारा हैं इनकी दशा, अंतर्दशा कष्ट दे सकती है, या इस नक्षत्र के अंतर्गत यदि आपको किसी से पार्टनरशिप करनी है और उसका तारा, जन्म तारा यदि धनिष्ठा, मृगशिरा, चित्रा में है तो उससे आपको विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्यारी है पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, विशाखा, तो वह आपके लिए शुभ नहीं है। और वध तारा है यदि रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा, तो वह आपको उस व्यक्ति से नुकसान देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अर्थात आपके साथ जुड़ने वाले व्यक्ति यदि इस तारा की श्रेणी में आते हैं तो उनसे आपको कष्ट या हानि हो सकती है। अब हम इसे कुंडली से कैसे लगाए, क्योंकि आज तक किसी ने इसे कुंडली अनुसार नहीं देखा है। मित्रों, इसे मैंने कुंडली पर लगा के देखा है, जिसमें कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ही कुंडली है, और हमने अभी देखा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अनुसार विपत तारा में जो कि मंगल के नक्षत्र है धनिष्ठा, मृगशिरा, चित्रा, बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, विशाखा और वध तारा के नक्षत्र रेवती, आश्लेषा और ज्येष्ठा, मंगल, बृहस्पति और बुध के नक्षत्र इस व्यक्ति के लिए इतने शुभ यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, जबकि बृहस्पति लगन में स्वराशि का है और स्वराशि का होके धर्म त्रिकोण में है और शुभता प्रदान कर रहा है। इसके लिए हम देखेंगे जन्म से वह चौथे भाव में है, इसलिए शुभता दे रहा है कुछ। हम देखेंगे जब इसका नक्षत्र दशा में, सपोज हम देखें बृहस्पति तारा को, तो बृहस्पति तारा पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु या विशाखा नक्षत्र की जब दशा आएगी, क्या वह दशा इस व्यक्ति के लिए शुभ होगी? यही हमारे जानने के लिए कि कैसे जाने, उस पर मैं आज आपको बताने जा रही हूं। हम देखते हैं यह प्रत्यारी तारा जो बृहस्पति है, कुंडली में बृहस्पति शुभता दिखा रहा है, और बृहस्पति का तारा किन किन लग्नों में होता है हम सबसे पहले इसे देखेंगे। बृहस्पति का पूर्वा भाद्रपद तारा कुंभ राशि में आता है, पुनर्वसु मिथुन में और विशाखा तुला राशि में। जन्म नक्षत्र से कुंभ राशि तीसरे भाव की है, मिथुन राशि यहां से जन्म तारा से
सप्तम भाव की है और जन्म तारा से तुला राशि विशाखा 11वें भाव की है। इस व्यक्ति के जीवन में जब पूर्वा भाद्रपद की दशा आई तब इनका एजुकेशन का समय समाप्ति पर था और उस समय इन्हें कुछ प्रॉब्लम आई जो इनके जॉब या मेंटल स्ट्रेस इनको दे गई। इस समय उनके यंग एज का समय था। उसके बाद उनकी पुनर्वसु की दशा आई। पुनर्वसु दशा में इनके काम काज में बहुत दिक्कतें आई और इनकी नौकरी भी छूटी, क्योंकि यह प्रत्यारी में है। प्रत्यारी तारा जो कि मिथुन राशि में आता है और वह सीधा इनके सप्तम भाव का स्वामी भी है। हालांकि सप्तम भाव को बल देना चाहिए, किंतु पुनर्वसु तारे के अंतर्गत उस भाव में राहु भी बैठा है, चंद्रमा से सप्तम है, तो वो मार्केश भी हो जाता है और इस वजह से इन्हें उस दशा में अपने बिजनेस, अपने कार्य में बहुत हानि उठानी पड़ी। इनकी नौकरी छूट गई और कामकाज में अनेक प्रकार की बाधाएं इनके रास्ते में रोड़ा अटकाने आई। तो दोस्तों, अभी विशाखा की दशा नहीं आई है। अब आप कहेंगे ये कैसे पता लगे कि हमारी कौन से तारे की दशा चल रही है? इसके लिए आप मेरे पास आइए, मैं आपको इसके लिए क्लास में योगिनी दशा के द्वारा समझा सकती हूं कि हम कैसे अपना प्रोग्रेसिव लगना देखकर यह बता सकते हैं कि हमारे किस नक्षत्र की दशा चल रही है। अगर हम यहां से देखें तो जन्म समय इन्हें राहु की योगिनी दशा मिली जो कि संकटा की थी। अब हम देखें यहां पर राहु के नक्षत्र शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति है। मित्रों, हमें पता होना चाहिए शतभिषा नक्षत्र किस राशि के अंतर्गत आता है, आर्द्रा नक्षत्र कहाँ आता है और स्वाति नक्षत्र कहाँ आता है। यहां देखिए, आर्द्रा नक्षत्र आपका मिथुन राशि में ही बैठा है, लेकिन उससे पूर्व जो आर्द्रा नक्षत्र की दशा आएगी उसके लिए आपको यह नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा नक्षत्र किस राशि में आता है। इसके लिए आप मेरी कक्षा में आइए, मैं आपको योगिनी दशा और ताराबल दोनों की जानकारी देने की आपको पूरी संभावना बताऊंगी कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं और उससे आप कुंडली का सटीक फलित कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप योगिनी दशा के साथ ताराबल को जोड़ ले तो आपको बहुत ही उचित और सटीक फलित देखने को मिलेगा, क्योंकि योगिनी दशा ही आपको प्रोग्रेसिव लगना कैसे बनाए वह सिखाती है। आज के लिए इतना ही। आप योगिनी दशा सीखने के लिए और ताराबल के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ आए, जुड़े मेरे साथ। इसकी क्लासेस मेरी शुरू हो चुकी है। एवरी सैटरडे एंड संडे योगिनी दशा की क्लासेस होती हैं। आप अपने समय अनुसार, यदि आप शनिवार इतवार नहीं बीच के किसी दिन क्लास लेना चाहते हैं तो भी मैं आपके लिए इसका इंतजाम कर सकती हूँ। मैं आपके लिए हर प्रकार से आपको सिखाने के लिए तत्पर हूं। आप अपना दिन, अपना समय सुनिश्चित कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9811942840 पर, या मुझे ईमेल कीजिए जो मेरे दिए गए ईमेल एड्रेस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे कंसल्टेंसी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से मैं आपकी सहायता कर सकूं उसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।